एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो इग्नू पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हैं। और देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो 2019 का मैं जून का सॉल्व क्वेश्चन पेपर कराऊंगी। और इस बुक का नाम है आपका भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति। इसको हम MPSE 7 भी बोलते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा सॉल्व क्वेश्चन पेपर कराऊंगी और उसको समझाऊंगी भी, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में उसको सही से लिख सकें और आपको पता रहे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के उसके आंसर देने हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक आंदोलन के अर्थ और उसके महत्व की व्याख्या कीजिए। आपको इसमें बताना है सामाजिक आंदोलन क्या होता है और उसके महत्व क्या हैं। तो देखिए, इसमें नीचे बताया गया कि सामाजिक आंदोलन के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। आपको मैंने पहले इसकी जो वीडियो बनाई थी चैप्टर की, तो उसमें बताया था कि सामाजिक आंदोलन के अर्थ जो हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि अलग अलग विचारधारक अलग अलग अर्थ इसको रखते हैं। और बोल रहे हैं इसका अर्थ वैसे तो देखा जाए, कभी कभी इसका अर्थ ऐसे देखा जाता है कि आधुनिकीकरण और शहरीकरण की रुझान के मतलब कि उसके जो आधुनिकीकरण होता है, शहरीकरण होता है, ऐतिहासिक रुझान दर्शाने के लिए होता है कि ऐतिहासिक जो था हमारा उसके लिए। और कभी कभी ये क्या होता है कि एक सामूहिक कार्रवाई होती है, तो उसको सामाजिक आंदोलन बोलते हैं। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो फ्रेंच के राजनेता थे इसको सामाजिक सक्रियता के रूप में देखते थे। सामाजिक जो सक्रियता होती है, समाज में जो चल रहा है उसके रूप में इसको। और बोल रहे हैं जो इस शब्द का प्रयोग है वो यूरोपीय भाषा में किया गया था, यूरोप में किया गया था। और बोले जो भाषा में चर्च की सत्ता और जो निरंकुश राजतंत्र उसके विरोध में चले आंदोलन के संदर्भ में किया गया। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो सत्ता होती थी, जो यूरोप में आंदोलन हुए थे, उसमें इसका प्रयोग किया गया था। जो चर्च की सत्ता के विरोध में जो निरंकुश शासन था, राजतंत्र, उसके विरोध में लोगों ने आंदोलन किए थे, तब इसका प्रयोग किया गया था। आगे देखिए, बोले उस समय क्या था, लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था, निरंकुश शासन था, राजतंत्र, तो लोग जागरूक हुए और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस टाइम ये आंदोलन हुए थे, तो इसका यूज़ किया गया था। और आगे बता रहे हैं जो मार्क्सवादी हैं वो इसका प्रयोग किस तरीके से करते हैं, जो शोषण वर्ग की मुक्ति, जो शोषण वर्ग है उसकी मुक्ति होगी और जो संपत्ति है उसमें बदलाव के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ये बोलते हैं कि शोषण आधारित, बोल रहे कि जो शोषण आधारित है। देखिए, जो मार्क्सवादी है इसको अलग रूप से देखते हैं। ये बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो शोषण वर्ग है उसकी मुक्ति होगी और जो संपत्ति है उसमें बदलाव होगा। ठीक है, तो इसके रूप में इस वर्ड को देखते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, बोले सामाजिक आंदोलन की जो परिभाषा है उसको लेके सभी विचारधाराओं में भेद है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आगे देखिए, बोले कुछ लोग सोचते हैं कि सामाजिक परिवर्तन इसका मुख्य उद्देश्य होता है, कि सामाजिक आंदोलन का मुख्य उद्देश्य होता है कि सामाजिक परिवर्तन, परंतु कुछ लोग बोलते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है राजनीतिक परिवर्तन, राजनीतिक में परिवर्तन होना। तो लोग अलग अलग परिभाषा देते हैं। आगे देखिए, बोले सामाजिक और राजनीतिक दोनों विचारों पे मतभेद हैं। जो विचारक होते हैं उनका दोनों पे मतभेद है, चाहे वो सामाजिक हो या राजनीतिक हो। और ये बोल रहे हैं लेकिन विचारक एक पे सहमत हैं, जैसे कि यह एक सामूहिक कार्रवाई है। जो विचारक है वो इस पे सहमत है कि एक सामूहिक कार्रवाई होती है, परंतु राजनीतिक और जो कहते हैं सामाजिक जो रास्ता होता है उस पर उनके भेद होते हैं। आगे देखिए, बुरे प्रत्येक प्रकार के जो सामूहिक कार्रवाई होती है उसको हम सामाजिक आंदोलन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सामूहिक कार्रवाई तो अलग अलग तरीके से हो सकती है, बहुत सारी तरीक़ों से, तो उसको हम सामाजिक आंदोलन नहीं कह सकते। क्योंकि सामूहिक कार्रवाई छोटी मोटी भी होती है, जैसे कि लोग चक्का जाम कर देते हैं, है ना, रोड पे बैठ जाते हैं, तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं, जाम लगा देते हैं, तो ये सब जो होती है सामूहिक कार्रवाई होती है, ये सामाजिक आंदोलन नहीं कहते इसको हम। आगे देखिए, बोलते हैं सामाजिक परिवर्तन। अगर देखिए सामाजिक आंदोलन किसे बोलते हैं, जब हम कोई समाज में परिवर्तन लाते हैं और जिसमें हमारा उद्देश्य एकदम साफ होता है, हम एकदम निश्चित तौर से उसके कार्य को करते हैं, उसको हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। बुरे राजनीतिक परिवर्तन हेतु एक सामूहिक कार्रवाई होती है, जिसमें हम राजनीतिक को परिवर्तन करते हैं, हम जो अत्याचार होते हैं उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, उन सबको सामाजिक आंदोलन बोलते हैं। अब देखिए, कुछ विचारक हैं जिन्होंने बता रखा है कि सामाजिक आंदोलन क्या होता है, वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए, पॉल क्या कहते हैं, पॉल बोलते हैं कि किसी भी दिशा में और किसी भी तरीके से हिंसा, अवैधता, क्रांति अथवा
जो काल्पनिक समुदाय है, जो भी हैं, इन सबको ना छेड़ते हुए जो भी हम सुविचार मन से जो भी परिवर्तन लाते हैं और जो प्रोत्साहित होते हैं किसी को लेके, वो सामाजिक आंदोलन है। इसमें ये बता रहे हैं कि जिसमें हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं ना, नहीं करते, हिंसा नहीं करते, अवैध तरीके से कोई कार्य नहीं करते, उसको छोड़ के जो भी हम अच्छे कार्य करते हैं, देश में परिवर्तन लाते हैं, अच्छे मन से जो कार्य होते हैं, उसको ही सामाजिक आंदोलन कहते हैं। आगे देखिए, बोरे जो लूड़ वर्ग है उसने सामाजिक आंदोलन को विशालतर समाज की अभिवृद्धि व्यवहार है सामाजिक, ये बोलते हैं कि सामाजिक आंदोलन वो होते हैं जो विशालतर समाज में परिवर्तन लाते हैं, व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, उसको ये सामाजिक आंदोलन बोलते हैं। बोले जो हमने अभी सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में जो बातें की हैं उसको गौरवपूर्वक ध्यान देके सामाजिक आंदोलन में निम्न परिभाषाएं दी जाती हैं, जिसकी बहुत अच्छी तरीके से उसको अगर हम आंदोलन चलाएं और उसमें और भी परिभाषाएं ऐड की गई हैं। बोले सचेत मन से जो समाज में परिवर्तन लाना या फिर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना या फिर सामूहिक कार्रवाई करना, ये सब जो होते हैं जो लोगों की भलाई के लिए होते हैं और अच्छी भलाई के उद्देश्य होते हैं, तो इसको ही हम सामाजिक आंदोलन बोलते हैं। बोले लेकिन कभी कभी क्या होता है कि छोटी मोटी जो घटनाएं होती है, तोड़ फोड़ होती है, छोटे मोटे हम कुछ ऐसे समूह कार्रवाई कर लेते हैं, तो वो कभी कभी क्या होता है कि एक सामाजिक आंदोलन का रूप ले लेती है, बड़े आंदोलन का रूप भी ले लेती है। देखिए आगे बोल रहे कि हम सामाजिक आंदोलन की एक परिभाषा नहीं दे सकते हैं। आगे आप देखिए, हम पढ़ेंगे सामाजिक आंदोलन का महत्व। अब हम पढ़ेंगे कि इसके महत्व क्या हैं। देखिए इसके महत्व में ये बता रहे हैं कि सामाजिक आंदोलन जो होते हैं उसके महत्व में जो विचारक है वो अपनी कल्पनाओं के आधार पर अपनी विचारधारा को सिद्ध करते हैं। और ये बहुत से विचारक ये बोलते हैं, ये सोचते हैं कि राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किए बिना उनकी कमियों को दूर नहीं किया जा सकता। और आगे क्या बता रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, एक आदर्श व्यवस्था लाना होता है। बोले उस व्यवस्था से क्या है कि जो समाज है वो खुश हो और अधिकतम जो जनसंख्या है, अधिकतम जो समाज की संख्या है वो सहमत हो और खुश हो आदर्शवादी विचारधारा से। आगे बोले कि सामाजिक आंदोलन से क्या होता है, समाज की जो व्यवस्था है उसमें अंत विरोध व शोषण का पर्दाफाश होता है, जिसकी जो उसमें विरोध होता है, शोषण होता है, उसका पर्दाफाश होता है, वो मतलब कि नष्ट हो जाता है। जो अगर किसी के साथ शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, तभी तो आंदोलन होते हैं उनके खिलाफ में। आगे देखिए, बुरे और समय रहते ही जो शोषण है उसकी व्यवस्था से मुक्ति भी मिल जाती है। बुरे जो सामाजिक आंदोलन होता है वो किसी न किसी प्रकार से सत्ता या फिर सरकार का विरोध से संबंध होता है। क्योंकि देखिए जो सरकार होती है या फिर जो सत्ता होती है वो शोषण करती है, अत्याचार करती है, तभी आंदोलन ज़्यादातर होते थे। तो इसलिए उनका इसके विरोध में होता है, हमें ज़्यादातर जो इसका संबंध होता है सामाजिक आंदोलन का वो सत्ता के विरोध में होता है। आगे देखिए, और बोरे राजनीतिक आंदोलन से क्या होता है कि सरकार की जो अंत विरोधी का भी पता चलता है, मतलब सरकार के अंदर जो विरोध चल रहा है उसका पता चलता है, और जो सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में भी पता चलता है सामाजिक आंदोलन से। ये वीडियो देखिए, जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ इसकी मैंने आपको एक वीडियो बना दी थी इस चैप्टर की, पहले चैप्टर की। तो अगर आपको और अच्छे से डिटेल में जाना है तो आप चैप्टर को भी अच्छे से देख सकते हैं, उस चैप्टर को। बाकी जो मैं और क्वेश्चन कराऊंगी उस चैप्टर की अभी वीडियो नहीं बनाई है, तो उसको अच्छे से डिटेल में समझा दूंगी। ये मैं आपको नॉर्मली समझा देती हूँ क्योंकि इसको मैंने पहले करवा चुकी हूँ। और बोल रहे हैं कि सामाजिक आंदोलन से राज्य जो होता है उसकी जो क्रियाकलाप होते हैं, उसके दायित्व जो होते हैं, और जो उसके मतलब कार्य करने की जो किस दिशा में कार्य कर रहे हैं, सीमाएं क्या हैं, वो सब जानने में मदद मिलती है राजनीतिक आंदोलन से। बोल रहे हैं कि इससे जो शासन वर्ग होता है या सत्ता जो होती है उसके चरित्र का पता चलता है कि वो कैसी भावनाएं हैं उनके अंदर, वो कहते हैं अच्छे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं नहीं करते, या वे खाली अपने मतलब की शक्ति को अपने हाथ में रखते हैं और लोगों की भलाई नहीं करते। मतलब ये सब चीज़ें आंदोलन से पता चल जाती है। आगे देखिए, और देखिए बता रहे हैं जो सामाजिक आंदोलन होता है उससे पता चल जाता है कि जो समाज है वो क्या चाहता है, उसकी प्राथमिकता क्या है, उसको और उनकी इच्छाएं क्या हैं, वो उनका प्रदर्शन करते हैं। और ये भी पता चल जाता है किस प्रकार की मतलब कि किस प्रकार की मांग रख रहे हैं और उसको पूरा करना चाहिए क्योंकि वो भलाई के लिए ही करते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें होती है। और अंत में निष्कर्ष में क्या बता रहे हैं,
बोले जब तक हम सामाजिक आंदोलन को नहीं समझते राज्य के, तब तक हम राजनीतिक व्यवस्था को भी नहीं समझ पाएंगे कि वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, समाज की व्यवस्था कैसी है। तो ये सब जानने के लिए हमको वहाँ के सामाजिक आंदोलन को अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आंदोलन के घटक क्या हैं, विस्तृत से वर्णन कीजिए। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी हमारे फर्स्ट पार्ट का ही क्वेश्चन है, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मैंने आपको घटक भी पढ़ाए हैं तो उसी से रिलेटेड है। तो इसको मैं सोच रही हूँ कि आपको समझा देती हूँ, चलो इसको भी अच्छे से, नहीं तो मैं सोच रही थी कि आप उस वीडियो से इसको देख लेते, पर समझा देती हूँ इसको भी। बोले कि जो सेकंड क्वेश्चन बता रहे, जो सामाजिक आंदोलन होते हैं दुनिया के प्रत्येक देश में किसी न किसी रूप में देखने को अवश्य मिलते हैं। कि आप अगर किसी भी देश में जाओगे तो आपको वहाँ सामाजिक आंदोलन देखने को मिलेंगे। उनकी गतिविधियाँ अलग अलग हो सकती हैं, परंतु आंदोलन ज़रूर होते हैं। और जो आंदोलन होते हैं उसको हम सामूहिक गतिविधि के नाम से भी जानते हैं, कि सामूहिक रूप से जो लोग गतिविधि करते हैं उससे भी जानते हैं। और बोलते हैं इससे क्या होता है कि उनकी इच्छाओं और उद्देश्यों का प्रकटीकरण होता है, मतलब कि उनके उद्देश्य और इच्छाएं क्या हैं आंदोलन के माध्यम से पता चलती है। आगे देखिए इसमें आगे बता रहे कि जन भावनाओं की राजनीति ही पूरे सामाजिक आंदोलन को समझाने में मदद करती है। देखिए बोल रहे कि जो जन की भावनाएं होती है, मतलब कि जो जनता होती है उसकी जो भावना होती है वो राजनीतिक के पूरे सामाजिक आंदोलन को समझ सकते हैं। मदद मिलती है हमारे को सामाजिक आंदोलन से कि जनता की वहाँ की क्या भावना है राजनीतिक के अंदर। आगे बता रहे जो सामाजिक आंदोलन है वो कभी उद्देश्यहीन नहीं होता, उसका एक उद्देश्य होता है, तभी सामाजिक आंदोलन होता है। पूरा इसमें बिना विचारधारा और तर्क संगत के इसे पूरा नहीं किया जाता। जब तक कि कोई सामाजिक आंदोलन में कोई विचारधारा नहीं रखेंगे, कि जैसे कि गांधी जी के टाइम पे आंदोलन होता तो गांधी जी विचारधारा की ये थी कि अहिंसा के तौर पे करना है, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करनी है ना, उनकी विचारधारा थी। और एक तर्क संगत होता है कि बुद्धिमत्ता से काम करते हैं, है ना। अगर वो सब नहीं होगा तो आप अपने सामाजिक आंदोलन के जो उद्देश्य उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते। आगे देखिए बोला जो सामाजिक आंदोलन है उसमें एक नेता की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है, एक नेतृत्व जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, या फिर कोई नेता हो या उसका नेतृत्व हो। बिना नेतृत्व से आप जो सामाजिक आंदोलन है वो नहीं कर सकते हैं। और बोल रहे इसमें एक सामूहिक एकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप में सामूहिक एकता है, जो आपका संगठन है और उसमें सामूहिक एकता है, तभी आप सामाजिक आंदोलन कर सकते हैं, मतलब और उसमें अपन सफलता भी पा सकते हैं। अब ये बता रहे हैं सामाजिक आंदोलन के 5 मुख्य घटक होते हैं। पहला तो होता है उद्देश्य या लक्ष्य, कि उनका एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है कि उनको क्या करना है। एक विचारधारा होती है, कार्यक्रम या कार्रवाई जो सामूहिक हो, एक नेतृत्व होता है, संगठन या सामूहिक एकता होती है। तो मैं अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ क्या क्या होते हैं। देखिए फर्स्ट है हमारा उद्देश्य। देखिए उद्देश्य में क्या बता रहे हैं, देखिए जब भी सामाजिक आंदोलन होता है उसका एक उद्देश्य होता है। कभी भी कोई भी सामाजिक आंदोलन उद्देश्यहीन नहीं हो सकता। अगर उसमें कोई उद्देश्य नहीं है तो जो संगठन है या फिर सामूहिक जो कार्रवाई है उसका कार्य खाली हल्ला मचाना, भीड़ भाड़ और सामान की तोड़ फोड़ करना होता है, तो ये कोई सामाजिक आंदोलन नहीं होता। सामाजिक आंदोलन में क्या होता है कि उनका जो उद्देश्य होता है वो एक तो दीर्घकालीन भी हो सकता है, एक आपातकालीन, मतलब कि एक छोटा लक्ष्य भी हो सकता है, एक बहुत बड़ा लक्ष्य भी हो सकता है सामाजिक आंदोलन। और आगे बता रहे हैं कि जैसे कि कुछ उदाहरण भी दे रहे हैं, जैसे कि मार्क्सवाद मानते थे कि क्रांति के द्वारा पूंजीवाद व्यवस्था को हटाया जा सकता है और समाजवाद व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। ये मार्क्सवादी के विचारधारक बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं, आगे हमारा सेकंड पॉइंट है विचारधारा। देखिए विचारधारा में बता रहे हैं कि जो भी सामाजिक आंदोलन होते हैं उसमें विचारधारा या फिर दार्शनिक विचारधारा की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि देखिए जब सामाजिक आंदोलन होते हैं तो उसमें कोई विचारधारा होना ज़रूरी है, चाहे वो काल्पनिक विचारधारा हो या कोई भी। और बोल रहे कभी कभी ऐसा होता है कि आप आंदोलन करते हैं तो आप कोई विचारधारा अपना लेते हैं, मतलब कि आंदोलन करते करते वह एक विचारधारा बन जाती है। और कभी कभी आप आंदोलन करने से पहले कोई विचारधारा अपनाते हैं फिर आंदोलन करते हैं। और ये बता रहे जैसे कि मार्क्सवादी विचारधारा उसमें क्या है कि वो हिंसा का प्रयोग करते हैं ना, हिंसा का प्रयोग के द्वारा वो क्रांति चाहते हैं, तो वो एक मार्क्सवादी विचारधारा बन गई। और भारत में क्या हुआ कि गांधी जी ने जो आंदोलन किया उसमें उन्होंने हिंसा का प्रयोग नहीं करा, मतलब कि बल का प्रयोग नहीं करा, तो गांधीवादी विचारधारा बन गई। तो ऐसे विचारधारा कभी कभी खुद से भी बन जाते हैं और कभी कभी हम अपनाते हैं कि हाँ हम इस विचारधारा को अपना के अपना कार्य या उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे।
आगे देखिए थर्ड पॉइंट है कार्यक्रम। देखिए जो कार्यक्रम होता है वो विचारधारा की तरह ही होता है। कार्यक्रम में होता है कि आप कौन से साधनों का प्रयोग करेंगे, जिसकी विचारधारा में होता है ना कि आप हिंसा का प्रयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है तो आप कार्यक्रम में कैसे संसाधन का यूज़ करेंगे जिससे कि आप लड़ाई झगड़ा कर सके, ऐसे शस्त्र बलों का यूज़ करेंगे, है ना। तो कार्यक्रम का बस यही मतलब है कि आप कैसे संसाधनों का यूज़ करते हैं। और जिसकी अहिंसा के तौर पर करेंगे तो आप हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, बैठ जाएंगे, आंदोलन करेंगे, तो ये संसाधन कैसे संसाधन का यूज़ करते हैं उसको कार्यक्रम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नेतृत्व। देखिए बोरे नेतृत्व होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोरे जिसकी मार्क्सवाद है, मार्क्सवाद था, लेनिन था, अगर ये नेता नहीं होते तो आप सफलता की प्राप्ति नहीं कर पाते वहाँ के जो लोग थे। और जिसके भारत में गांधी जी नहीं होते तो हम आज़ादी की प्राप्ति नहीं कर पाते, जैसे कि गांधी जी, नेहरू जी, पटेल, ये सब जो भी थे। तो बोले नेतृत्व का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अपने सामाजिक आंदोलन या आंदोलन को सफल बना सकते हैं, और बिना नेतृत्व के ये सफल नहीं बन सकता। आगे देखिए संगठन या सामूहिक एकता। देखिए इसमें क्या बता रहे संगठन या सामूहिक एकता में, बोले नेता ऐसे लोगों की फौज तैयार करते हैं जिससे कि आंदोलन का हित जुड़ा हो, मतलब कि ऐसे लोग उसमें संगठित हो जो आंदोलन का हित में हो, ये नहीं कि उसके विरोध में हो। और बता रहे सामूहिक उद्देश्य अगर ना हो तो लोग सामूहिक एकता नहीं स्थापित कर सकते। जैसे कि वो अगर उन सब लोगों में सामूहिक उद्देश्य ना हो, मतलब कि सबका एक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे कि आज़ादी के टाइम पे जो भी गांधी जी के साथ थे उन सबका एक उद्देश्य था कि स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, तभी वह जो सामूहिक संगठन बना उन सबका एक उद्देश्य था, तभी उन्होंने एकता की स्थापना हो पाई। क्योंकि सबका सेम उद्देश्य होगा तो जाहिर सी बात है सबके अंदर एकता की स्थापना हो पाएगी, सब मेल मिलाप से रह पाएंगे, तभी आप अपने आंदोलन को सफल बना सकते हैं। और बोल रहे हैं जितना बड़ा संगठन होगा, जितने ज़्यादा लोग उसमें जुड़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जो आंदोलन है वो सफल होगा। आप देखिए अगर कहीं 10, 15, 20, 25 लोग आंदोलन कर रहे हैं तो क्या वो परिवर्तन ला सकते हैं? क्या वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर वहीं पर ही 500, 600, 1000 लोग होंगे अपने उद्देश्य, और उनका उद्देश्य भी अच्छा होगा तो वो उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वही ये बता रहे हैं कि संगठन में एकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप सब लोग एक ही दिशा में चलें। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, और बोल रहे बिना किसी संगठन या बड़े जनता के संगठन में आप किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, और बिना मतलब कि संगठन के वह आंदोलन सफल या फिर प्रभावी नहीं होता। और बोले जो सामाजिक आंदोलन होते हैं वो परिस्थिति के अनुसार मतलब कि बिगड़ते रहते हैं, मतलब कि बनते बिगड़ते रहते हैं। जो घटक होते हैं जो आंदोलन के, जो मैंने घटक बताए हैं, इसके अनुसार वो बिगड़ते और बनते रहते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नेतृत्व अच्छा नहीं मिला, विचारधारा सही नहीं अपनाई, या फिर अच्छे कार्यक्रम का यूज़ नहीं करे, संगठन नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बनते बिगड़ते रहते हैं। बोले इसके निष्कर्ष में ये बताया गया है कि हम फिर ये बोल सकते हैं कि जो सामाजिक आंदोलन के जो घटक हैं उसमें सामाजिक आंदोलन को दिशा देने का काम करती है। देखिए जो हमने घटक पढ़े वो सामाजिक आंदोलन को दिशा देने का काम करती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, उसमें लिखा है नए सामाजिक आंदोलनों की विशेषताओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसमें आपको बताना है कि नए सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं। देखिए मैंने अभी ये चैप्टर आपका कवर नहीं करवाया, मैं इसके पहले क्वेश्चंस करवा देती हूँ। ये जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये मैं पहले इसलिए करवा रही हूँ ताकि एग्ज़ाम तक आपके ये सारे मतलब कि आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हो सके। क्योंकि देखिए जो चैप्टर है उसको बनाने में टाइम भी लगता है और चैप्टर बहुत सारे हैं तो उसको कवर करने में टाइम लग जाएगा मेरे को, तो आपके एग्ज़ाम तक वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चंस बना रही हूँ ताकि आप इनको पढ़ के अपने एग्ज़ाम को अच्छे से मार्क्स प्राप्त कर सकें। और मैं 3 साल के क्वेश्चन पेपर कराऊंगी, 17, 18 और 19, ये तीनों साल के कराऊंगी। तो जाहिर सी बात है आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 30 क्वेश्चन हो जाएंगे एक बुक के। अगर आप 30 क्वेश्चन पढ़ के चल जाते हैं तो आप अपना एग्ज़ाम जो अच्छे नंबर उसमें पा सकते हैं। तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, नए सामाजिक आंदोलन क्या होते हैं वो बताने हैं। इसमें देखिए इसमें बता रहे हैं जो नए सामाजिक आंदोलन है वो पुराने सामाजिक आंदोलन से भिन्न है, किसी न किसी प्रकार से अलग हैं। कैसे ये बता रहे हैं, जो पुराने सामाजिक आंदोलन होते थे ना वो सत्ता की प्राप्ति के लिए होते थे या फिर सत्ता की आलोचना या सत्ता के नए विचारक से प्रेरित रहते थे, मतलब कि वो सत्ता से रिलेटेड होते थे। जो पहले के आंदोलन होते हैं जैसे कि सत्ता प्राप्त करनी हो या फिर सत्ता के आलोचक हो या फिर नई विचारधारा हो, सत्ता से नई विचारधारा के प्रेरित हो, ऐसे था। और बता रहे हैं और बोले जो पुराने सामाजिक आंदोलन होते थे एक वर्गीय स्वरूप होता था उनका, वर्गीय मतलब वर्ग में होते थे। वो हो रहे हैं कि
कि बोरे वो किसी न किसी रूप में वर्ग के सिद्धांतों पर आंदोलन की रूपरेखा निर्धारित कर दे रहे। ये बोल रहे कि वह वर्ग के रूप में अपने सिद्धांत या आंदोलन की जो रूपरेखा होती है उसको निर्धारित करते थे कि हमारा आंदोलन किस प्रकार का होगा, वो वर्ग पे डिपेंड करता था। आगे देखिए, बोल रहे जो नए सामाजिक आंदोलन है उसका जो उदय माना जाता है कि यूरोप में 60 के दशक से माना जाता है कि जो नए सामाजिक आंदोलन है वो 60 के दशक से हुए यूरोप में। बोल रहे लेकिन जो इसका पुराने समय से ही इसका जो हमें देखने को मिला है, जो इसका स्वरूप है, जो मतलब कि नए सामाजिक आंदोलन का जो स्वरूप है वो पुराने दशक से ही हमको देखने को भी मिलता है। बोल रहे देखिए जो पुराने और नए सामाजिक आंदोलन है इसका स्वरूप समय के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब कि ये समय पे आधारित नहीं करता कि ये पुराना इसलिए कि समय ये बहुत पुराने टाइम से चल रहा है और नया इसलिए कि अभी चल रहा, नहीं, ये मुद्दों पे आधारित है। क्योंकि जो पुराने सामाजिक आंदोलन होते थे वो सत्ता से रिलेटेड होते थे और जो नए सामाजिक आंदोलन है वो अलग मुद्दे से रिलेटेड है, जैसे कि पर्यावरण, महिला, है ना, और जो अल्पसंख्यक लोग होते हैं इन सब से। तो इसलिए ये नए पुराने में भेद कर रहे हैं, ये कोई समय से रिलेटेड नहीं है। आगे देखिए बता रहे हैं, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि जो पुराने सामाजिक आंदोलन उनका कहीं ना कहीं लेना देना राज्य की सत्ता से संबंधित थे उनके आंदोलन, परंतु जो नए सामाजिक आंदोलन है वो राज्य और बाजारीकरण को क्या मानते हैं, दुश्मन मानते हैं नागरिक का। वो बोलते हैं कि जो राज्य है और जो बाजारवाद है वो जो ये व्यवस्था है वो नागरिकों की दुश्मन है। और ये किस चीज़ को प्रेरणा मानते हैं, समाज में बेहतर कैसे बनाया जाए, समाज को और प्रेरणा से कार्य कैसे किया जाए, मतलब कि नए सामाजिक आंदोलन बेहतर समाज के ऊपर आंदोलन करते हैं। आगे देखिए, बोले जो नए सामाजिक आंदोलन है वो समाज में भिन्न है पुराने से। कैसे, देखिए बोल रहे कि नए सामाजिक आंदोलन व्यक्ति के हितों की बात करते हैं, उनकी नैतिकता की बात करते हैं और लोगों की पहचान की बात करते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि मतलब कि लोगों का कल्याण कैसे हो सके, ये नए सामाजिक की विशेषताएं हैं। अब हम पढ़ेंगे उसके कुछ पॉइंट पढ़ेंगे कि नए सामाजिक के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, जिसकी फर्स्ट लिखा हुआ है। देखिए बोले पहले पॉइंट बता रहे हैं कि जो नए सामाजिक आंदोलन है वो पुराने सामाजिक आंदोलन की तरह सत्ता या फिर राज्य से रिलेटेड नहीं है, ना उस पर ध्यान देते। ये जो आंदोलन है ये व्यक्ति और व्यक्ति की पहचान से रिलेटेड है और ये मतलब कि अच्छा काम और उद्देश्य से रिलेटेड है कि जो जनता है उसके लिए कैसे कल्याण किया जा सके, उनके अच्छे उद्देश्य कैसे बनाए जा सके उससे। सेकंड में देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए जो आंद्रे गुडर फंक हैं और जो फुतेस हैं उनका मत क्या है, जो सामाजिक आंदोलन होते हैं नैतिक आंदोलन होते हैं। इनों का कहने का मतलब है कि जो सामाजिक आंदोलन है इसको नैतिक आंदोलन भी कहते हैं। आगे देखिए थर्ड में बता रहे हैं, बोल रहे कि जो नए सामाजिक आंदोलन है ये नैतिकता को फैलाने में है, फैलाने से है इसका उद्देश्य कि ये जो समाज में व्यक्तियों के नैतिक संगठन को महत्व देते हैं। देखिए ये बता रहे हैं कि सामाजिक जो आंदोलन, नए सामाजिक आंदोलन ये व्यक्ति के नैतिक संगठन को महत्व देते हैं, जो नैतिकता होती है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फोर्थ में देखिए फोर्थ में बता रहे हैं जो नए सामाजिक आंदोलन है वो क्या करते हैं, जो सामाजिक समूह को आंदोलन से जोड़ते हैं, जो सामाजिक समूह होते हैं उनको आंदोलन से जोड़ते हैं और क्या करते हैं कि उसकी भागीदारी को बढ़ाते हैं, जो आंदोलन की भागीदारी है उसको बढ़ाते हैं और क्या करते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें न्याय की स्थापना लाने की कोशिश करते हैं कि समाज में किस प्रकार से न्याय लाया जा सके उसकी कोशिश करते हैं। और फिफ्थ में देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए बता रहे हैं ये जो नए सामाजिक आंदोलन है इसमें केवल नैतिकता या न्याय की केवल बात ही नहीं करते, ये उसको बेहतर तरीके से समाज में परीक्षण भी करते हैं कि खाली मुंह से बोलने वाले नहीं है कि हम नैतिकता चाहिए, हमको न्याय की स्थापना करनी है, ये खाली बोलते नहीं है, उसकी स्थापना भी करते हैं, परीक्षण भी करते हैं। सिक्स्थ में देखिए बोरे जो नए सामाजिक आंदोलन है इसका जो संगठन होता है, जो गठन होता है वो एक वर्गीय भी हो सकता है और बहुवर्गीय भी हो सकता है। सातवां देखिए बता रहे सातवें में जो नए सामाजिक आंदोलन है वे उन की विचारधारा में भिन्नता नहीं होती, ना वह किसी एक वर्ग के ऊपर डिपेंड होते, ना वो संघर्ष क्रांति के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, मतलब कि वो संघर्ष नहीं करते, हिंसा नहीं करते हैं और उनकी जो विचारधारा होती है वो अलग
अलग नहीं होती है, ना वे वर्ग के ऊपर कार्य करते हैं, वो सबको एक साथ समाज के रूप में कार्य करते हैं। आगे 8वां देखिए पूरे जो नए सामाजिक वर्ग हैं और नए सामाजिक आंदोलन है, उनका उद्देश्य क्या होता है कि वर्ग जैसे कि धार्मिक, सांस्कृतिक, नैतिक, जनजाति, लिंग कुछ भी हो सकता है, मतलब कि वो किसी भी उद्देश्य के ऊपर आंदोलन कर सकते हैं, फिर किसी भी उद्देश्य को अपना सकते हैं, चाहे वो धर्म हो, संस्कृति की हो, जनजाति हो, लिंग हो। जिसकी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, उनका उद्देश्य खाली सत्ता पे नहीं होता, बाकी सब चीज़ों के ऊपर होता है। 9th देखिए 9वीं में क्या बता रहे हैं, देखिए आगे बता रहे हैं जो नए सामाजिक आंदोलन होते हैं उसको नए का दर्जा क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें कृषिक आंदोलन भी जोड़ा गया है। देखिए कृषिक आंदोलन जो है उसमें गरीब वर्ग भी होता है, मध्य वर्ग भी होता है और उच्च वर्ग भी होता है। तो इसमें क्या है, सभी वर्गों के हितों की बात की जाती है, ना कि केवल एक वर्ग के हितों की, तो इसलिए इसको नया कहा जाता है। देखिए बता रहे हैं कि नए सामाजिक आंदोलन के जो विचारक है वो यूँ बोलते हैं कि जो सत्ता है, राज्य है या फिर जो बाजारवाद है, ये क्या होता है, लोग जो समाज होता है और जो नागरिक होते हैं इनको पीछे ले जाता है और ज़्यादा। ये जो आंदोलन होते हैं ना सत्ता से रिलेटेड, बाजारवाद से रिलेटेड, ये क्या होते हैं कि नागरिक और समाज को और पीछे ले जाते हैं और ये इसको जिम्मेदार मानते हैं। नए सामाजिक आंदोलन इन सबको शक्ति, सत्ता और बाजारवाद को जिम्मेदार मानते हैं। देखिए नए सामाजिक आंदोलन इस चीज़ में विश्वास करते हैं कि नागरिक समाज में उत्तरोत्तर रूप से गिरावट आई है, इसी कारण से सामाजिक और नैतिक रूप से व्यक्तियों का पतन हुआ है। और देखिए बता रहे हैं आगे, सामाजिक दृष्टि से आपको सामूहिक नैतिकता को बढ़ाने के लिए नागरिक के सामाजिक सुदृढ़ता को ज़रूरी समझते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर आपको नैतिक रूप से सामूहिक रूप को बढ़ाना है तो नागरिक को क्या करना चाहिए, सुदृढ़ या मजबूत रूप की ज़रूरत है, मतलब कि नागरिक को मजबूती की ज़रूरत है। आगे देखिए 15वें में क्या बता रहे हैं, बोल रहे अगर आपको बाज़ार या फिर शक्ति या फिर सत्ता से मुक्ति चाहिए, अगर आप चाहते हैं इससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए और नागरिकों को नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए और इसमें सुधार लाने की ज़रूरत है और सामाजिक आंदोलन पर जोर देना चाहिए। 16वें में देखिए क्या बता रहे हैं, देखिए बता रहे हैं जो नए सामाजिक आंदोलन है वो राज्य की सामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण का विरोध करते हैं। जैसे कि राज्य जो सामाजिक गतिविधियों उस पर नियंत्रण करता है तो उसका विरोध करते हैं ये, और ये बोलते हैं कि समुदाय और समाज की सुरक्षा के लिए प्रेरणा देते हैं। मतलब कि ये बोलते हैं कि जो राज्य है वो समाज की सुरक्षा और प्रेरणा के लिए है, ना कि नियंत्रण के लिए है। देखिए 17वें में क्या बता रहे हैं कि जो नए सामाजिक आंदोलन है भूमि, वेतन तथा अन्य सामाजिक मुद्दों की जगह ये आंदोलन में जुड़े लोगों की पहचान, व्यक्तित्व और सामुदायिक रूप से पेश करते हैं और स्वतंत्रता या फिर संघर्ष करते हैं। ये भूमि, वेतन, इन सब मुद्दों की जगह ये क्या करते हैं, लोगों की पहचान करते हैं उनके व्यक्तित्व से कि हाँ इनका व्यक्तित्व इस प्रकार से है। 18वें में देखिए 18 बता रहे हैं कि इन आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है, सभी लोगों की भलाई, ना कि एक विशेष वर्ग की भलाई। जिसकी उदाहरण के रूप में बता रहे हैं जिसकी पर्यावरण आंदोलन सब लोगों से संबंधित है, ना कि किसी एक वर्ग से। आगे देखिए 19वें में देखिए बता रहे सामाजिक आंदोलन का स्वरूप लोकतांत्रिक होता है। कुछ लोग इसे राज्य सत्ता की प्राप्ति से भी प्रेरित होना भी बताते हैं। पूरे जो सामाजिक आंदोलन लोकतंत्र होता है उसका वास्तविक रूप लोकतंत्र होता है, परंतु कुछ लोग बोलते हैं कि राज्य से प्रेरित है और राज्य की प्राप्ति के लिए है। आगे 20वां देखिए जो कोहन जैसे विचारक का कहना है कि जो नए सामाजिक आंदोलन है वो आर्थिक व्यवस्था से ना होकर उनका संबंध किससे है, समाज से संबंधित है। मतलब कि वह आर्थिक व्यवस्था या फिर राज्य से संबंधित नहीं है, वो लोगों की भलाई से संबंधित है, समाज में जो समस्या है उससे संबंधित है और इसको केंद्र बिंदु मानते हैं और इस पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। आगे निष्कर्ष देखिए क्या बता रहे हैं, बुरे हम कह सकते हैं कि नए सामाजिक आंदोलन जो है वो राजनीतिक आर्थिक से अलग रहकर सामाजिक में व्यक्तियों से, मतलब कि व्यक्तियों की पहचान में ज़्यादा केंद्रित रखते हैं और उनको प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा का कार्य करते हैं और उनको मतलब कि बोलते कि स्वायत्तता बनाए रखने के लिए प्रेरित करते हैं। और जो नए सामाजिक आंदोलन है वो आत्मा सुधार का कार्य करते हैं और उसी प्रक्रिया के ऊपर चलते हैं और आगे चलकर पूरे सामाजिक सुधार में बदल जाती है। तो ये हमारा नए सामाजिक आंदोलन भी हो गया। अब हमारा 4th दलित राजनीतिकरण के महत्व की चर्चा कीजिए।
देखिए जो दलित वाला है इसमें हम दो पार्ट में इसको पढ़ेंगे, जैसे कि है स्वतंत्रता से पूर्व, एक पढ़ेंगे स्वतंत्रता के पश्चात। तो इसमें बता रहे स्वतंत्रता से पूर्व जो दलित लोग हैं उनको एकजुट करने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? भीमराव अंबेडकर जी ने, क्योंकि वे खुद भी दलित परिवार से बिलोंग करते थे और उन्होंने देखा था कि कितना अत्याचार होता है दलितों के ऊपर, तो उन्होंने सबसे पहले इसके ऊपर कार्य किया था। आगे देखिए बता रहे हैं कि अंबेडकर जी से पहले क्या था, राज्य स्तर पर तो प्रयास हो ही रहे थे दलितों के दलित लोगों के लिए सुधार के लिए, परंतु ये राज्य स्तर पर होते हैं। परंतु भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किया, इसका जो प्रयास है संपूर्ण देश स्तर पर करने लग गए। इन्होंने देश के स्तर पर किया, परंतु इससे पहले राज्य स्तर पर हो रहा था। आगे देखिए बता रहे हैं कि जो दलितों की एकजुटता है, मतलब कि एकजुटता करने का प्रयास हो रहा था, लेकिन ये 30 के दशक में अंबेडकर और फुले जी जो थे, फुले और अंबेडकर ने दलितों को एकजुट करने का प्रयास किया था। देखिए बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि पहले क्या था कि दलितों में बिखराव था, उनका कोई सामाजिक राजनीतिक आधार भी नहीं था, और बोल रहे स्वतंत्रता पूर्व काल में क्या था कि जनजाति व्यवस्था अपने चरम सीमा पे थी। बोरे अंबेडकर जी ने ये सब ध्यान में रखते हुए कहा था कि जब तक दलित एक नहीं होंगे तब तक भारत में जो जाति व्यवस्था वो समाप्त नहीं हो सकती। देखिए उनका कहना था कि जो दलित एकजुटता के संबंध में उन्होंने कहा कि दलित एकजुट होकर सत्ता की प्राप्ति भी कर सकते हैं, तभी जो जातीय व्यवस्था है वो उसको समाप्त किया जा सकता है। बुरे इसी प्रकार से दलितों की एकजुट करने के लिए अंबेडकर जी ने 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति की व्यवस्था की थी। देखिए अंबेडकर जी चाहते थे कि जो दलित लोग हैं वो एकजुट होकर सत्ता को प्राप्त करें। इसके लिए उन्होंने भारतीय लेबर पार्टी की भी संगठन किया था, पार्टी का संगठन किया था। आगे देखिए बोले स्वतंत्रता पूर्व काल, मतलब कि स्वतंत्रता से पहले क्या था कि जो अंबेडकर जी थे उन्होंने बहुत प्रयास किया कि जो दलित हैं उनको एकजुट लाने के लिए, परंतु उनका जो वो था बोरे, परंतु उनको भरपूर सफलता नहीं मिली, मतलब कि पूर्ण रूप से उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। देखिए हमने स्वतंत्रता से पहले के जो उसके बारे में पढ़ लिया, उसके काल के बारे में कि क्या हुआ था, उनको सही से सफलता नहीं मिली। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद के में कि स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ था। बोले अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना 1948 में की गई थी ताकि दलितों को एकजुट किया जा सके, लेकिन इस पार्टी को 1946 तथा 1951 के चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। ये बोल रहे कि स्वतंत्र काल में क्या हुआ था कि 1948 में इसकी स्थापना हुई, परंतु 1946 और 1951 में इसको हार का मुंह देखना पड़ा। आगे देखिए बोले इसी कारण से 1956 में अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति संघ को भंग कर दिया गया। बोले क्योंकि इस संघ के पास कोई चुनावी रणनीति नहीं थी, जिसके कारण ये एकजुट नहीं रह सके। आगे देखिए बोले इसको ध्यान में रखकर 1957 में भारतीय रिपब्लिक पार्टी RPI की स्थापना की गई। इस पार्टी के द्वारा दलित वर्ग को एकजुट करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इस पार्टी ने जो दलित वर्ग है उनको एकजुट करने का कार्य किया। आगे देखें बोले RPI ने 60 के दशक में क्या किया कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना कर ली गई थी। बोले बाद में क्या हुआ कि इस पार्टी में भी मतभेद हो गए थे, जिसके कारण इसके नेता टूट कर, मतलब कि इनमें फूट आ गई थी पार्टी में, और इनके नेता क्या कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बोले एक बार फिर क्या हुआ कि जो दलित लोगों की एकजुटता को धक्का लगा। बोले 60 के दशक में लोग कह रहे थे कि दलित एक हो गए हैं, वहीं क्या हुआ कि इसका विभाजन हो गया, जिससे कि उनको राजनीतिक नुकसान हुआ। बोले दलित एकजुटता का कार्य फिर एक नए सिरे से दलित पैंथर्स के द्वारा किया गया। बोले 1978 में दलित पैंथर्स ने पूर्ण दलितों को एकजुट करने का प्रयास किया। देखिए बोले शुरू में तो इन्हों को लाभ मिला, परंतु क्या हुआ बाद में ये भी RPI जैसे पार्टी थी उसकी समस्या से ग्रस्त हो गए, और क्या हुआ कुछ वर्षों बाद आंदोलन भी समाप्त हो गया। आगे देखिए बोले कि जो दलित एकजुटता थी इन्हों को सफलता नहीं मिली। इसका मुख्य कारण ये था कि इसमें जो दलित वर्ग थे वो समर्थन पर भरोसा नहीं करते थे, वो केवल जाति विशेष पर ही भरोसा करते थे। मतलब कि वो दलित वर्गों पे भरोसा नहीं कर रहे थे, जो वर्ग थे समर्थन था वो अपनी जातियों पे ज़्यादा विशेष ध्यान देते थे। देखिए बता रहे हैं फिर इन सब घटनाओं के पश्चात क्या हुआ कि 80 के दशक में कांशीराम का उदय हुआ। उन्होंने क्या किया, दलितों को लिए एक मंच तैयार किया। उन्होंने बहुत प्रयास किए और एक मंच तैयार किया जिसके द्वारा
1984 में बहुजन पार्टी की स्थापना की गई। बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया और बोले जिसके माध्यम से भाजपा, इसको बोलते हैं भाजपा, और बोले इसके माध्यम से उन्होंने देश भर में जो दलित लोग होते हैं उनको एकजुट करने का प्रयास किया। बोले पहले इन्होंने क्या किया कि DS जो है उसमें क्या किया, उसके माध्यम से दलितों को संगठित किया, और फिर बोले इसी कड़ी में उन्होंने उत्तर प्रदेश में मायावती को भी इसमें शामिल किया। बोले आजकल क्या है, जो भाजपा है उसकी जो भागदौड़ है मायावती के हाथों में, जो मायावती है उसके हाथों में। और बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है कि इधर जो वर्षों में जो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा दलितों एकजुट करने का भी भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि बहुजन जो समाज पार्टी है उसमें दलित लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। बोले जो भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो दलितों के आसपास उठ रही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मुख्य भागीदारी बनाने हेतु सफल प्रयास कर रही है। बोले एक भाजपा ही एक ऐसी पार्टी के रूप में उतरी है जो दलित लोग होते हैं उनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनको सफल बनाने का प्रयास करे कि वो अपनी भागीदारी निभाएं। और बोल रहे कि अब ऐसा प्रतीत होता है कि जो भाजपा पार्टी है वो भारतीय अखिल स्तर पर दलितों को एकजुट करने में सफल भी होगी। तो देखिए हमने जो आज है ये इस वीडियो में मैंने आपको 4 ही क्वेश्चन करवाए हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है, तो इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो मैं आपको दूसरी वीडियो में करवा दूंगी। और देखिए इसी प्रकार से मैं अब आपके लिए और क्वेश्चन की सीरीज़ लाऊंगी और मैं आपको इसी प्रकार से समझा दिया करूँगी सारे क्वेश्चन। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि मेरे को और ऐसे वीडियो बनानी चाहिए 2018-17 और सारे जो भी बुक्स हैं उसके सारे क्वेश्चन पेपर के, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। और देखिए कल मैंने जो वीडियो बनाई थी मैड की, उसमें मैंने आपसे पूछा था प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको उससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए नहीं, तो कुछ के कमेंट्स आए हैं। तो देखिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तभी फिर मैं जल्दी उसको कवर कराऊंगी, नहीं तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग जैसे बनाती हूँ रोज़ एक दिन में एक ही वैसे ही बनाऊंगी। परंतु अगर आपके कमेंट आएंगे ज़्यादा तो मैं एक दिन में 2-3 वीडियो अपलोड कर दूँगी जिससे कि आप जल्दी उसको पढ़ सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी कर सके। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपने अंत तक देखी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका सपोर्ट ही मेरे को और मोटिवेट करता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।